Hello guys, I am Aniket. Welcome back to the online platform of Learn Nursing Next. I hope you all are doing well. We have started the Sahas batch for upcoming nursing competitive exams like AIMS, MNS, ESIC. In this batch, we will dealing with the very important MCQs that will be helpful for you to get the selection in the state as well as the central government. So today's video is going to about the topic of the renal system. So let's get right into the video. ओके जैसे आपने देखा था दोस्तों, हमने जो साहस बैच का जो सेशन है वो स्टार्ट किया था। ओके पिछले कुछ दिनों में हमने जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके कुछ इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर्स है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस हो गया, थायराइड के डिसऑर्डर्स हो गए, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके इनके साथ डील्स किया। ओके तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके तो बीच में थोड़ा सा गैप हुआ दोस्तों। ओके तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं रेनल सिस्टम, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके बहुत ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अभी आ रहे हैं, जैसे कि एमएनएस जो 14 को है, 14 जान को है। उसके साथ ईएसआईसी का भी डेट जल्दी ही आ जाएगा। ओके तो आज के सेशन में गाइस हम जो एमसीक्यूज देखेंगे वो रिलेटेड टू द एनाटॉमी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द रेनल सिस्टम, इसके बारे में देखेंगे। ओके तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे अमेजिंग एमसीक्यू के साथ। द एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। ओके एमसीक्यू नंबर फर्स्ट में पूछा है, इन द इंट्रायूटेराइन पीरियड कंप्लीट किडनी फॉर्मेशन। ओके यहाँ क्या पूछा है, कंप्लीट किडनी का जो फॉर्मेशन है वो वो कब ऑकर होता है। ओके इन द इंट्रायूटेराइन पीरियड कंप्लीट किडनी फॉर्मेशन ऑकर्स एट, ऑप्शन ए दिया है 2 मंथ, ऑप्शन बी है 4 मंथ, ऑप्शन सी है 3 मंथ एंड ऑप्शन डी है 4 वीक्स। ओके ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोस्तों चलो हम एक रूल ऑफ थर्ड को लर्न करते हैं। ओके क्या होता है ये रूल ऑफ थर्ड? रूल ऑफ थर्ड ओके चलो जान लेते हैं रूल ऑफ थर्ड को। ये जो रूल ऑफ थर्ड है ये किडनी के बारे में है। तो जो ये रूल ऑफ थर्ड है ये बताता है कि जो किडनी फॉर्मेशन होती है, ओके मतलब जो किडनी फॉर्मेशन जो बिगिंस होता है, स्टार्ट होता है, वो 3 वीक्स पे होता है। ओके फर्स्ट क्या हुआ, जो किडनी का जो फॉर्मेशन है वो 3 वीक्स पे स्टार्ट होता है। सेकेंड जो है वो जो कंप्लीट किडनी जो है वो फॉर्म होती है एट दी 3 मंथ पे। ओके जो कंप्लीट किडनी जो फॉर्म होती है वो 3 मंथ पे होती है। जो यूरिन फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होता है एट दी 3 वीक। थर्ड क्या है, यूरिन फॉर्मेशन का जो यूरिन फॉर्मेशन होता है वो 3rd वीक पे स्टार्ट होता है। जो फोर्थ है इंट्रायूटेरन लाइफ ऑफ किडनी। ओके जब किडनी इंट्रायूटेरन लाइफ में होती है तब वो 3 पेयर की होती है, ये है चौथा पॉइंट। ओके मतलब जब किडनी फॉर्म होगी इंट्रायूटेरन लाइफ में तब वो 3 पेयर की होती है। और जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें ये बताया है कि जो लोअर थर्ड पेयर ऑफ किडनी जो होती है वो ग्रो होती है। ओके लोअर थर्ड पेयर होती है वो ग्रो होती है। इसे रूल ऑफ थ्री क्यों कहा गया है, क्योंकि हर चीज़ में ये 5 पॉइंट हमने देखे, ये हर चीज़ में 3 3 3 दिया हुआ है। मतलब फिर से बताता हूँ दोस्तों, जो किडनी का जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होता है 3 वीक्स पे, जो किडनी है वो कम्प्लीटली फॉर्म होती है 3 मंथ्स पे। ओके जो यूरिन फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है 3 वीक्स पे। इंट्रायूटेराइन लाइफ होती है उसमें किडनी की जो पेयर होती है वो 3 नंबर ऑफ पेयर होती है, और जो लोअर थर्ड पेयर ऑफ किडनी जो होती है वो ग्रो होती है। ओके इसलिए इसे रूल ऑफ थर्ड कहा जाता है। तो यही अपने को क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि जो किडनी का कंप्लीट फॉर्मेशन जो ऑकर्स होता है वो कब होता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल इसका जो आंसर जाएगा दोस्तों वो जाएगा आंसर नंबर सी, दैट इज 3 मंथ। ओके क्योंकि जो 3 मंथ में जो होता है वो किडनी कंप्लीटली फॉर्म होती है, 3 वीक्स में किडनी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, जो यूरिन जो है वो भी 3 वीक्स पे प्रोड्यूस होना स्टार्ट होता है। ओके तो जो इसका आंसर है वो जाएगा आंसर नंबर सी, दैट इज 3 मंथ। ओके सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। The second number question is physiologically more blood supply organ of the body is। ओके तो दोस्तों अपने को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि फिजियोलॉजिकली जो मोर ब्लड सप्लाई ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है। ओके क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एनाटॉमिकली कौन सा है। ओके
एनाटॉमिकली कौन सा है, पर अपने को क्या पूछा है, फिजियोलॉजिकली। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों कि फिजियोलॉजिकली मोर ब्लड सप्लाई ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा होता है, तो वो लीवर होता है। ओके, फिजियोलॉजिकली मोर ब्लड सप्लाई ऑर्गन जो होता है वो लीवर होता है। और एनाटॉमिकली देखा जाए तो एनाटॉमिकली मोर ब्लड सप्लाई ऑर्गन जो होता है वो किडनी होता है। ओके, अगर एनाटॉमिकली पूछा जाए तो जो मोर ब्लड सप्लाई ऑर्गन जो होता है वो किडनी होता है। ओके, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है दोस्तों। अंडरस्टैंड? सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ द किडनी इन मेल। ओके, वेट ऑफ द किडनी इन मेल इज, ऑप्शन ए है 150 ग्राम्स, ऑप्शन बी है 100 ग्राम्स, ऑप्शन सी है 200 ग्राम्स एंड ऑप्शन डी है 120 ग्राम्स। ओके, यहाँ क्वेश्चन जब हम रीड करेंगे तो दोस्तों यहाँ अपने को ध्यान में रखना है कि यहाँ क्या पूछा है, मेल में पूछा है। ओके, यह जानना अपने को बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर मेल में पूछा जाए तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर ए, दैट इज़ अ 150 ग्राम। क्योंकि जो मेल में जो किडनी का जो वेट होता है वो 150 ग्राम होता है। अंडरस्टैंड? अगर यही क्वेश्चन फीमेल में पूछा जाए तो क्या होगा, फीमेल में इसका वेट कम होगा या ज़्यादा होगा। ओके, तो जो मेल के कंपैरिजन में जो फीमेल में जो किडनीज का वेट होता है दोस्तों वो कम होता है। अगर फीमेल में पूछा जाए तो इसका आंसर जाएगा 135। क्या आंसर जाएगा? 135, जो कि क्या है, फीमेल में है। ओके, फीमेल में जो किडनी का जो वेट होता है वो 135 होता है। अंडरस्टैंड? ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू, द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ द किडनीज एक्सेप्ट। ओके, इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो फंक्शन, इस बाकी के जो ऑप्शंस है उनमें जो किडनी का फंक्शन है वो दिया हुआ है, अपने को एक्सेप्ट पूछा है, मतलब कौन सा किडनी का फंक्शन नहीं है ये अपने को ढूंढना है। ओके, ऑप्शन ए है फॉर्मेशन ऑफ द इरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन बी है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ऑप्शन सी है मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बैलेंस एंड ऑप्शन डी है मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बैलेंस। ओके, तो जो इसका आंसर है, चलो एक एक ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। जो फॉर्मेशन ऑफ द इरिथ्रोपोइटिन है ये किडनी का फंक्शन है। ओके, तो यह आंसर में नहीं जाएगा क्योंकि इट इज़ अ मेजर फंक्शन ऑफ द किडनी। किडनी क्या होती है, वो हमारा इरिथ्रोपोइटिन सीक्रेट करती है। ओके, जिसकी वजह से जो ब्लड फॉर्मिंग सेल्स है वो जनरेट होते हैं। अंडरस्टैंड? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया ये आंसर नहीं है, ये आंसर ये किडनी का फंक्शन नहीं है, इसीलिए ये आंसर जा सकता है। ओके, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बैलेंस, यस दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ द किडनी, पर अपने को यहाँ एक्सेप्ट पूछा है, कौन सा फंक्शन नहीं है वो आंसर में लिखना है। ओके, ऑप्शन डी है मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बैलेंस। ओके, ये भी एक किडनी का फंक्शन है। ओके, तो जो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया। ओके, चलो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ। ओके, जो यूरिया जो फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है वो लीवर में होता है। ओके, अगर यहाँ पूछा जाए तो फंक्शन ऑफ द लीवर, तो उसमें हम यूरिया फॉर्मेशन का आंसर दे सकते हैं। ओके, जो यूरिया फॉर्मेशन का जो प्रोसेस जो होता है वो होता है लीवर में। कहाँ? लीवर में होता है यूरिया फॉर्मेशन का प्रोसेस। ओके, अंडरस्टैंड? अब जो यूरिया होता है, क्रिएटिन होता है, यूरिक एसिड होता है, इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो किडनी थ्रू होता है। ओके, अगर यह क्वेश्चन में आता कि एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिया, तो ये भी इसका फंक्शन है, क्योंकि जो एक्सक्रीशन ऑफ जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, क्रिएटिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ये भी एक किडनी का फंक्शन होता है। ओके, जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया है ये फंक्शन होता है लीवर का, तो जो इसका जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। ओके, क्योंकि ये किडनी का फंक्शन नहीं होता। अंडरस्टैंड? सो चलो देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है। द क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन बी पर्सन्स बीपी ड्रॉप्स देन किडनी रिस्पॉन्ड बाय। ओके, ऑप्शन ए है प्रोड्यूसिंग द एल्डोस्टेरोन, ऑप्शन बी है सिक्रेटिंग द रेनिन, ऑप्शन सी है स्लोइंग द रिलीज ऑफ द एडीएच, दैट इज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंड ऑप्शन डी है इंक्रीजिंग द यूरिन आउटपुट। ओके, अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि अगर पेशेंट का बीपी फॉल हो गया, पेशेंट का बीपी कम हो गया, तो किडनी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। ओके, ये अपने को पूछा है। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको इसकी थोड़ा फिजियोलॉजिकल व्यू है वो हम डिस्कस करते हैं। ओके दोस्तों, तो जो हमारी जो किडनीज होती है वो 2 इन नंबर्स होती है, वो आपको पता ही होगा। ओके,
किडनी में जो ब्लड जाता है वो जाता है एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, और जो किडनी से बाहर जो ब्लड जाता है वो एफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू जाता है। ओके, जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है वो स्लाइटली लार्जर होता है देन द इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, ये एफरेंट आर्टेरियोल ये जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है वो थोड़ा नैरो होता है देन द इफरेंट आर्टेरियोल। ओके, उसकी वजह से जो ग्लोमेरुलस है उसमें वो एक प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, उसकी वजह से जो ब्लड कंपोनेंट्स है वो फिल्ट्रेट हो जाते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। जो एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है दोस्तों, वहाँ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है वहाँ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं पॉल्किंसंस डिवाइस। ओके, पॉल्किंसंस डिवाइस, पॉल्किंसन डिवाइस। ओके, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सेल होते हैं जो हमारे जो एफरेंट आर्टेरियोल जो होता है वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये जो पॉल्किंसंस डिवाइस होते हैं इसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं जेजी सेल्स। ओके, जेजी सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ओके, तो ये जेजी सेल जो होते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स से एक्टिवेट होते हैं इन रिस्पॉन्स ऑफ द रेनल हाइपोक्सिया। ओके, क्या होता है कि अगर किडनी को ऑक्सीजन कम हो गया, ओके, जो ऑक्सीजन है ब्लड सप्लाई है वो कम मिल गया, तो उसकी वजह से जो होते हैं वो क्या कंडीशन क्या कहलाएगी, वो कंडीशन कहलाएगी रेनल हाइपोक्सिया। ओके, उस रेनल हाइपोक्सिया की कंडीशन में क्या होता है, किडनी को ऑक्सीजन कम मिलेगा। ओके, किडनी को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो जो यहाँ के जो प्रेजेंट हुए जो पॉल्किंसंस डिवाइस में जो जेजी सेल्स होते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो स्टिमुलेट हो गए। ओके, अगर जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स स्टिमुलेट हो गए तो वो क्या रिलीज करेंगे, वो रेनिन सिक्रेट करेंगे। ओके, रेनिन ये जो है एक हार्मोन है। ओके, ये जो रेनिन है वो क्या करेगा, पेशेंट का बीपी राइज करेगा। ओके, तो यही क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि अगर पेशेंट का जो बीपी जो है वो ड्रॉप हो गया, ओके, अगर पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो गया तो उसकी किडनी क्या रिस्पॉन्ड करेगी। ओके, तो जो इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज द सीक्रेशन ऑफ द रेनिन। ओके, जो सीक्रेशन ऑफ रेनिन है वो किडनी करेगी। फिर से मैं इसकी फिजियोलॉजी आपको बता देता हूँ दोस्तों। जो हमारी किडनी होती है उसमें एफरेंट आर्टेरियोल होता है जिससे ब्लड ग्लोमेरुलस में आता है। ओके, वो जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं पॉल्किंसंस डिवाइस। ओके, वो जो पॉल्किंसंस डिवाइस होते हैं उसमें भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ओके, ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं दोस्तों वो रेनल हाइपोक्सिया के कंडीशन में स्टिमुलेट हो जाते हैं। मतलब जब किडनी को ऑक्सीजन कम मिले तब ये सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और जो ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं वो रेनिन सीक्रेट करेंगे। अल्टीमेटली क्या होगा कि पेशेंट का बीपी इंक्रीज होगा। ओके, तो जब पेशेंट का बीपी जब फॉल्स हो जाएगा तब क्या होगा, जो किडनी रिस्पॉन्ड करेगी बाय द रिलीजिंग ऑफ द रेनिन। अंडरस्टैंड। ओके, सो चलो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूड लेते हैं। और एमसीक्यू नंबर 6 इज द नॉर्मल जीएफआर इज। ओके, इसमें पूछा है कि जो नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो कितना होता है। ओके, ऑप्शन ए है 125 ml पर मिनट, ऑप्शन बी है 180 ml पर मिनट, ऑप्शन सी है 145 ml पर मिनट, एंड ऑप्शन डी है 200 ml पर मिनट। ओके दोस्तों, अपने को इन्होंने जो जीएफआर है उसकी नॉर्मल रेंज पूछी है जो होती है नॉर्मल 125 ml पर मिनट। ओके, ये जो है 125 ml पर मिनट ये जीएफआर की नॉर्मल रेंज होती है। ओके, सो बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड। सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन नंबर 7, द बेस्ट मेजर ऑफ द जीएफआर इज। ओके, जो जीएफआर है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उसका बेस्ट मेजर पूछा है। ऑप्शन ए है BUN, दैट इज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ऑप्शन बी है सीरम क्रिएटिन, ऑप्शन सी है सीरम यूरिक एसिड, एंड ऑप्शन डी है क्रिएटिन क्लियरेंस। ओके, क्रिएटिन क्लियरेंस। तो जो इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ सीरम क्रिएटिन। ओके, सीरम क्रिएटिन। दोस्तों ये सीरम क्रिएटिन जो है वो जब हम रेनल फंक्शन टेस्ट करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वैल्यू जो होती है वो सीरम क्रिएटिन की होती है। ये सीरम क्रिएटिन जो होता है वो दोस्तों वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, चलो इसके बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं, इसके बारे में कुछ
रिसेंटली आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, सीरम क्रिएटिन। ओके, पहले हम जान लेते हैं दोस्तों ये सीरम क्रिएटिन होता क्या है। ये जो सीरम क्रिएटिन है ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन होता है। ओके, जो प्रोटीन आपको जैसे पता होगा कि जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से बनता है। जब स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ द अमीनो एसिड्स टुगेदर हो जाते हैं तब वन मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोटीन बनता है, ये आपको पता ही होगा। ओके, अगर ये जो प्रोटीन जो है वो ब्रेक होते हैं अमीनो एसिड्स में, और जो अमीनो एसिड्स है वो ब्रेक होते हैं क्रिएटिन में। ओके, मतलब द ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन एंड द अमीनो एसिड इज द क्रिएटिन। अंडरस्टैंड। अब जो देखा जाए तो जो जो हमारा जो मसल डैमेज होता है उस कंडीशन में जो क्रिएटिन है वो इंक्रीज हो जाता है ब्लड में। कैसे होगा? ओके, मसल्स में क्या होते हैं, एक्टिन मायोसिन से प्रोटीन हो जाते हैं। ओके, अगर कोई भी मस्कुलर डैमेज हो गया, अपना एमआई में हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हो गया, किसी आरटीए में हो गया, रेनल डैमेज में हो गया, किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी अपने को मसल डैमेज दिखाई दे तो उसमें जो सीरम क्रिएटिन का जो लेवल होता है दोस्तों वो राइज हो जाता है। क्यों राइज होगा? क्योंकि जो मसल्स हो गए उनमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। ओके, जो प्रोटीन होता है वो ब्रेक होगा मसल डैमेज की वजह से। अगर प्रोटीन ब्रेक होगा तो अमीनो एसिड रिलीज होगा, अमीनो एसिड भी ब्रेक होगा तो उसका जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है वो क्या रिलीज होगा, वो क्रिएटिन रिलीज होगा, और जो क्रिएटिन है वो ब्लड में राइज हो जाएगा दोस्तों। अंडरस्टैंड। ओके, ये जो क्रिएटिन है इसका और एक फंक्शन है दोस्तों, ये जो क्रिएटिन है ये जो मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो क्रिएटिन है ये मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, इसलिए आपने देखा होगा जो जिम में जो लोग जो अपने प्रोडक्ट्स लेते हैं वो जो क्रिएटिन खाते हैं उसमें जो होता है वो क्रिएटिन होता है। ओके, जिम्स के प्रोडक्ट्स में, इसलिए उनकी जो बॉडी है वो बनती है दोस्तों। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि मोस्ट बेस्ट डायग्नोस्टिक वैल्यू इन आरएफटी, जो सबसे बेस्ट डायग्नोस्टिक वैल्यू होती है रेनल फंक्शन टेस्ट में वो कौन सी होती है? उसका भी आंसर जाएगा दोस्तों सीरम क्रिएटिन। ओके, मैंने आपको बोला था ये सीरम क्रिएटिन बहुत फायदेमंद होने वाला है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। ओके, जो इसका जो नॉर्मल लेवल होता है दोस्तों वो होता है 0.6 to 1.2 mg/dl। ओके, ये जो है इसका नॉर्मल वैल्यू है सीरम क्रिएटिन का 0.6 to 1.2 mg/dl। ओके, अगर आपको बच्चे पूछा जाए कि कन्फर्मेटिव टेस्ट फॉर द रेनल डैमेज कौन सा रहेगा, ओके, जो कन्फर्मेटिव टेस्ट है रेनल डैमेज के लिए वो रहेगा सीरम क्रिएटिन। अंडरस्टैंड। सो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, द एमसीक्यू नंबर 8। द MCQ number 8, complete 100% glucose and the amino acid absorption occur at। ओके, यहाँ ये क्वेश्चन जो है वो एब्जॉर्प्शन के बारे में है। यहाँ अपने को पूछा है कि जो कंप्लीट जो 100% ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जो है वो एब्जॉर्प्शन किस में आकर्ष होता है। ओके, इसका जो आंसर है दोस्तों, अपने को आंसर फाइंड आउट करना है इसके पहले हम थोड़ा कुछ थ्योरी देख लेते हैं। ओके, जो अब अपन जब जब देखेंगे कि नेफ्रॉन जिसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ओके, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। अंडरस्टैंड। जो नेफ्रॉन जो होता है इसके पार्ट्स देख लेते हैं। इसमें होता है बूमन्स कैप्सूल होता है। ओके, बूमन्स कैप्सूल होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, कलेक्टिंग ट्यूबुल्स होता है। ये जो है ये पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन होते हैं। ओके, चलो कुछ इसके एब्जॉर्प्शन एंड रीएब्जॉर्प्शन के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो 100% एब्जॉर्प्शन होता है किसका, ग्लूकोज का एंड द अमीनो एसिड्स का, वो किस में होता है, वो पीसीटी में होता है। दैट इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, जो 100% एब्जॉर्प्शन होगा किसका, ग्लूकोज का और अमीनो एसिड्स का, वो होगा पीसीटी में, दैट इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, और जो रिमेनिंग जो 65% जो एब्जॉर्प्शन होता है किसका, इसमें क्या आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, क्लोराइड आएगा और मैग्नीशियम आएगा। ओके, ये जो 65% सोडियम, पोटेशियम एंड द क्लोराइड एंड द मैग्नीशियम का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है इसमें वाटर भी आएगा। ओके, ये जो होता है वो भी होता है पीसीटी में। ओके, मतलब अगर देखा जाए तो दोस्तों जो मैक्सिमम जो रीएब्जॉर्प्शन होता है एंड द एब्जॉर्प्शन होता है वो पीसीटी में होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स। ओके,
पूरा का पूरा जो ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। 65% सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है यहाँ। ओके, अब मैक्सिमम जो ब्लड में जो चीज़ें हैं, जो कंपोनेंट्स है वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब थोड़ा सा जो कुछ बाकी है वो रिमेनिंग पार्ट करता है, जैसे कि जो 25% जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम का, वो लूप ऑफ हेनले में होता है। ओके, 25%। जो 5% जो रीएब्जॉर्प्शन जो ऑफ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम जो होता है वो डीसीटी में होता है, दैट इज डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स। एंड द लास्ट जो 4%, जो 4% जो एब्जॉर्प्शन होता है किसका, ये सोडियम पोटेशियम सोडियम पोटेशियम का, वो कहाँ होता है, वो होता है सीटी में, दैट इज अ कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स। अंडरस्टैंड। तो चलो फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जो पीसीटी है वो मेजर, वो पीसीटी जो होता है वो सभी मैक्सिमम जो कंपोनेंट है वो वहाँ रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल्स में, जैसे कि 100% ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स हो गया, 65% वाटर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड मैग्नीशियम हो गया। ओके, जो 25% सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड दी वाटर है उसका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो लूप ऑफ हेनलेज में होगा। जो 5% ऑफ सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो डीसीटी में होगा। ओके, और जो रिमेनिंग जो 4% का जो एब्जॉर्प्शन है वेरी माइन्यूट, वो होगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। अंडरस्टैंड। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो जाएगा दैट पीसीटी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जब हमने देखा थ्योरी में कि जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो किस में होगा, वो पीसीटी में होगा, दैट इज अ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, अंडरस्टैंड। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कहता है। दोस्तों नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन इन एडल्ट्स क्या होता है। ओके, अपने को कभी भी हम क्वेश्चन रीड करते हैं तो अपने को बहुत ही कॉन्सेंट्रेटली, बहुत ही समझदारी से क्वेश्चन को रीड करना है। ओके, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को ही नहीं समझेंगे तो हम आंसर भी गलत दे देंगे। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन को समझना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज द रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज। ओके, तो इससे पहले हम जान लेंगे दोस्तों कि जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, और यहाँ देखो एडल्ट में पूछा है। ओके, यहाँ ओल्डर्स में भी पूछ सकते हैं, तो अपने को ये जो एडल्ट की जो बात है वो याद रखनी है। अंडरस्टैंड। सो रेसिडुअल वॉल्यूम का जो मतलब होता है दोस्तों, द अमाउंट ऑफ द यूरिन रिमेन्स इन द यूरिनरी ब्लैडर आफ्टर कंप्लीट वॉइडिंग। मतलब जो भी अमाउंट ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर में रहेगा आफ्टर कंप्लीट यूरिनेशन और कंप्लीट वॉइडिंग, उसे हम कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहेंगे। मतलब कंप्लीटली वॉइडिंग करने के बाद, कंप्लीटली यूरिनेट होने के बाद जो अमाउंट ऑफ द यूरिन जो रिमेन्स रहेगा यूरिनरी ब्लैडर में, उसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम करेंगे। दोस्तों जो एडल्ट में जो है वो अलग होता है, ओल्डर्स में जो है वो अलग होता है। ओके, अगर एडल्ट में अपने को क्वेश्चन में एडल्ट में पूछा है तो जो इसका जो आंसर है वो जाएगा आंसर नंबर ए, दैट इज़ अ 50 ml। क्योंकि जो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन होता है एडल्ट में वो 50 ml होता है। ओके, अगर ओल्डर में पूछा जाए तो दोस्तों जो रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन जो होगा वो 80 ml होता है। ओके, ये ओल्डर जो होते हैं इनमें रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन कितना होगा, ये होगा 80 ml। अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये समझ लो दोस्तों रेसिडुअल वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, ये एडल्ट में अलग होता है, ओल्डर में अलग होता है। ओके, जो एडल्ट में जो इसकी वैल्यू है वो है 50 ml, और जो ओल्डर है उसमें इसकी जो वैल्यू है वो है 80 ml। अंडरस्टैंड। द क्वेश्चन नंबर 10 इज द यूरिनरी अर्जेंसी स्टार्ट एट। ओके, जो यूरिनरी अर्जेंसी होती है दोस्तों वो कब स्टार्ट होती है, ये क्वेश्चन में पूछा है। ओके, ऑप्शन ए है 400 to 500 ml, ऑप्शन बी है 600 to 700 ml, ऑप्शन सी है 250 to 300 ml, ऑप्शन डी है 800 ml। ओके, जो यूरिनरी अर्जेंसी जो होती है वो कब स्टार्ट होती है ये अपने को बताना है। अंडरस्टैंड। जो यूरिनरी अर्जेंसी है वो नॉर्मली जो स्टार्ट होती है दोस्तों वो होती है 250 to 300 ml पे। ओके, ये जो सी ऑप्शन इसका जाएगा। ओके, जो 250 और
300 ml अगर हमारे ब्लैडर में स्टोर्ड हो गया यूरिन तो यूरिन अर्जेंसी स्टार्ट होती है। ओके, अगर अपने को पूछा जाए कि पीक लेवल ऑफ यूरिनरी अर्जेंसी है वो कितनी होती है, तो जो उसका जो आंसर है वो जाएगा दोस्तों 800 ml। ओके, पीक लेवल ऑफ अर्जेंसी, ओके, पीक लेवल ऑफ अर्जेंसी जो होती है वो 800 ml पे होती है। अंडरस्टैंड? ओके, सो यहाँ भी दो क्वेश्चन बने। एक तो यूरिन अर्जेंसी कब स्टार्ट होती है जिसका आंसर जाएगा 250 to 300 ml। अगर ये पूछा गया कि पीक लेवल ऑफ अर्जेंसी कब होती है उसका आंसर जाएगा 800 ml। अंडरस्टैंड? सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 11। द कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर इज, ऑप्शन ए है 1000 ml, ऑप्शन बी है 1200 ml, ओके, ऑप्शन सी है 1500 ml एंड ऑप्शन डी है 800 ml। ओके, यहाँ क्वेश्चन में दोस्तों अपने को क्या पूछा है, दोस्तों अपने को यहाँ क्वेश्चन में कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर पूछा है। ओके, जो कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर जो होती है वो होती है 1500 ml। ओके, जो 1500 ml है वो कैपेसिटी ऑफ द ब्लैडर होती है, अपने को ध्यान में रखना है। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 12। द फॉलोइंग इज द मिक्चुरेशन सेंटर इन द चिल्ड्रंस। ओके, ध्यान में रखो यहाँ अपने को क्या पूछा है दोस्तों, चिल्ड्रंस में पूछा है। ओके, जो मिक्चुरेशन सेंटर जो होता है चिल्ड्रंस में वो कौन सा होता है। ओके, जो चिल्ड्रंस होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, उनमें जो मिक्चुरेशन सेंटर होता है वो पॉन्स होता है दोस्तों। ओके, जो मेडुला ऑब्लंगेटा के नीचे होता है ये जो है पॉन्स, ये मिक्चुरेशन सेंटर होता है चिल्ड्रंस में। ध्यान रखना, चिल्ड्रंस में। अगर अपने को पूछा जाए कि जो एडल्ट में जो मिक्चुरेशन सेंटर होता है वो कौन सा होता है, एडल्ट में जो होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जो मिक्चुरेशन सेंटर इन द एडल्ट पूछा जाए तो वो स्पाइनल कॉर्ड होता है दोस्तों। अंडरस्टैंड? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 13। द लेंथ ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा इज, ओके, ऑप्शन ए है 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 10 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 16 to 20 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ अपने को कहा लेंथ ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा, यहाँ फीमेल में पूछा है। इस क्वेश्चन पे, इस फीमेल पे अपने को फोकस करना है। ओके, जो फीमेल यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, आपको पता ही होगा। इसलिए जो फीमेल जो है वो मोर प्रोन टू द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन दैन द मेल, क्योंकि जो फीमेल जो होती है दोस्तों उनका जो यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो बहुत स्मॉल होती है और मेल्स में जो होती है वो लार्ज होती है। ओके, जो लेंथ ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा होती है वो होती है 4 सेंटीमीटर। ओके, फीमेल्स में जो लेंथ ऑफ द यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर होती है और मेल में जो होती है वो 16 to 20 सेंटीमीटर होती है। ओके, जो यूरेथ्रा की लेंथ जो होती है वो मेल में 16 to 20 सेंटीमीटर होती है। अंडरस्टैंड? ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में अपने को पूछा है दोस्तों कि फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द यूरिन। ओके, ये देखो फॉल्स, अपने को जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ढूंढना है। ओके, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द यूरिन, दैट इज द पीएच ऑफ यूरिन इज 6.2 to 6.8। ओके, color of urine is pale yellow, aromatic odors comes from urine, 4 is the specific gravity of urine is 1.010 to 1.026। ओके, वेट दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन कुछ थोड़ा फॉर्मेशन गलत है। ओके, सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है पर डे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बाय द किडनी। ओके, क्वेश्चन में पूछा है कि जो पर डे किडनी कितना यूरिन फॉर्म करती है। ओके, ऑप्शन ए है 1200 से 1400 ml, ऑप्शन बी है 2000 to 2200 ml, ऑप्शन सी है 1500 to 1800 ml, ओके, ऑप्शन डी है 800 to 1200 ml। ओके, जो पर डे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन होता है बाय द किडनी वो होता है 1.5 से 1.8 लीटर। ओके, जो 1500 टू 1800 ml ये जो है वो इसका आंसर जाएगा। ओके, सो पर डे फॉर्मेशन ऑफ
यूरिन जो किडनी करती है वो करती है 1500 तो 1800 ml। अंडरस्टैंड। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन मेजर्ड बाय। ओके, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो यूरिन की, वो कैसे मेजर करते हैं ये अपने को पूछा है। ऑप्शन ए बता रहा है ग्रेविडोमीटर, ऑप्शन बी है यूरिनोमीटर, ऑप्शन सी है लिटमस पेपर एंड ऑप्शन डी है नन। ओके, तो जो इसका जो आंसर है वो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ अ यूरिनोमीटर। ओके, क्योंकि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की वो डिटरमाइन करने के लिए अपने को यूरिनोमीटर यूज करना पड़ता है। अंडरस्टैंड। सो चलो मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन हमारा। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है और बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। द क्वेश्चन नंबर 17 इज द प्रेजेंस ऑफ द बिलीरुबिन इन द यूरिन इज असेस्ड बाय। ओके, जो प्रेजेंस ऑफ द बिलीरुबिन इन यूरिन जो है वो हम कैसे असेस करेंगे। ओके, ऑप्शन ए है फॉचेट टेस्ट, ऑप्शन बी है रोथेराज टेस्ट, ऑप्शन सी है हेज टेस्ट एंड ऑप्शन डी है स्मिथ टेस्ट। ओके, जो यूरिन जो है उसमें बिलीरुबिन हम कैसे असेस करेंगे। ओके, तो जो इसका जो आंसर है वो दोस्तों जाएगा फॉचेट टेस्ट। ओके, जो फॉचेट बिलीरुबिन को अपने को अगर असेस करना हो यूरिन में तो अब हम फॉचेट टेस्ट यूज़ करेंगे। ओके, चलो इसके साथ ही कुछ हम यूरिन टेस्ट देख लेते हैं। ओके, पहली जो है वो है हेज टेस्ट। ओके, ये जो हेज टेस्ट जो होती है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये बाइल सॉल्ट को असेस करने के लिए। ओके, अगर अपने को यूरिन में बाइल सॉल्ट असेस करना हो तो हेज टेस्ट यूज़ करते हैं दोस्तों। ओके, अगर अपने को जो बाइल पिगमेंट असेस करना हो तो स्मिथ टेस्ट यूज़ करते हैं। ओके, बाइल पिगमेंट के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, स्मिथ टेस्ट। ओके, बाइल पिगमेंट असेस करने के लिए दोस्तों हम स्मिथ टेस्ट यूज़ करेंगे। बाइल साल्ट असेस करने के लिए हम हेज टेस्ट यूज़ करेंगे। ओके, अगर अपने को कीटोन बॉडीज असेस करना हो तो हम रोथेराज टेस्ट यूज़ कर लेंगे। ओके, किसके लिए होता है ये, कीटोन बॉडीज़ के लिए। कीटोन बॉडी, कीटोन बॉडी के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे हम, रोथराज टेस्ट यूज़ करेंगे। अंडरस्टैंड। ओके, अगर पूछा जाए कि जो प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स वो डिटेक्ट करने हो तो वो कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे दोस्तों हॉट एंड कोल्ड टेस्ट। ओके, हॉट एंड कोल्ड टेस्ट किसके लिए हम यूज़ करते हैं, अगर अपने को प्रोटीन एंड अमीनो एसिड यूरिन में डिटेक्ट करना हो तब। ओके, और शुगर के लिए पूछा जाए तो जो शुगर के लिए होगा वो होगा बेनेडिक्ट टेस्ट। ओके, कौन सा, शुगर के लिए बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट शुगर के लिए यूज़ किया जाता है। अंडरस्टैंड। ओके, फिर से एक बार मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ कि फिर से एक बार हम डिस्कस करते हैं दोस्तों कि ओके, जो हेल्थ टेस्ट है ये किसके लिए यूज़ होता है, ये बाइल साल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। ओके, जो स्मिथ टेस्ट है वो किसके लिए यूज़ होता है, जब अपने को बाइल पिगमेंट में कुछ भी डिटेक्ट करना हो तो हम बाइल अब हम स्मिथ टेस्ट यूज़ करते हैं। ओके, अगर प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स अपने को डिटेक्ट करना हो तो हम हॉट एंड कोल्ड टेस्ट यूज़ करते हैं। ओके, अगर यूरिन में कीटोन्स अपने को डिटरमाइन करना हो तो हम रोथेराज टेस्ट यूज़ करते हैं। ओके, फॉचेट टेस्ट होता है वो किसके लिए होता है, बिलीरुबिन के लिए होता है। ओके, जो बेनेडिक्ट टेस्ट जो होता है ओके वो किसके लिए होता है, अगर अपने को यूरिन में शुगर डिटेक्ट करनी हो तो हम बेनेडिक्ट टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अंडरस्टैंड। सो जो इसका जो आंसर है वो जाएगा आंसर नंबर ए, दैट इज़ अ फॉचेट टेस्ट। अंडरस्टैंड, फॉचेट टेस्ट। ओके, सो हमने आज दोस्तों जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हैं वो कुछ एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं। ओके, तो फिर मैं एक बार आपको इसका रिव्यू देता हूँ। ओके, कुछ क्वेश्चंस हमने देखे, हमने आज के जो सेशन है उसमें हमने रूल ऑफ थर्ड देखा। ओके, उसमें क्या देखा हमने, हमने उसमें देखा कि जो किडनी का जो रूल ऑफ थर्ड जो होता है वो देखा, किडनी कब फॉर्म होती है, यूरिन कब स्टार्ट होना प्रोड्यूस होता है, इंट्रायूटेराइन लाइफ में कितनी पेयर्स ऑफ होती है, कौन सी पेयर ऑफ किडनी जो है वो ग्रो होती है, ये सब हमने रूल ऑफ थर्ड में देखा। ओके, उसके बाद हमने देखा फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली मोर ब्लड सप्लाई ऑर्गन ऑफ द बॉडी कौन सा होता है वो हमने देखा। ओके,
उसके बाद हमने देखा जो वेट ऑफ द किडनी, अगर मेल में पूछा जाए तो वो होगी 150 ग्राम्स, अगर फीमेल में पूछा जाए तो वो होगी 135 ग्राम्स। ओके। उसके बाद दोस्तों हमने देखा कि फंक्शंस ऑफ द किडनीज देखा। ओके। जिसमें कि जो फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन ये भी है, मेंटेनेंस ऑफ द किडनी क्या करती है, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर बैलेंस करती है, मेंटेनेंस ऑफ द एसिड बैलेंस करती है। ओके। एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिया, क्रिएटिन एंड द यूरिक एसिड जो है वो किडनी करती है। ओके। उसके बाद हमने देखा कि अगर पेशेंट का बीपी ड्रॉप हो गया तो किडनी क्या करती है, किडनी रेनिन को रिलीज करती है, उसकी फिजियोलॉजी हमने देखी। उसके बाद हमने देखा दोस्तों कि जो जीएफआर होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो कितना होता है। जो नॉर्मल जीएफआर है वो 125 ml/मिनट होता है। ओके। उसके बाद हमने क्रिएटिन के बारे में कुछ देखा। जो क्रिएटिन है वो बहुत बेस्ट माना गया है रेनल फंक्शन टेस्ट में। ओके। मस्कुलर डैमेज की कंडीशन में जो है वो क्रिएटिन वो इंक्रीज होता है, वो देखा। क्रिएटिन क्या है, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ दी प्रोटीन एंड अमीनो एसिड से, वो भी हमने देखा। ओके। उसके बाद हमने देखा थोड़ा एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन के बारे में देखा कि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो पीसीटी में होता है, दैट इज द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ओके। उसके बाद हमने रेसिडुअल वॉल्यूम का कंसेप्ट देखा। ओके। जो एडल्ट में होता है 50 ml और ओल्ड एज में होता है 80 ml। ओके दोस्तों। उसके बाद हमने देखा जो यूरिनरी अर्जेंसी जो होती है वो कब स्टार्ट होती है, जिसका जो आंसर था वो था 250 ml टू 300 ml। ओके। उसके बाद हमने देखा जो कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर क्या होती है, जो कि 1500 ml होती है ब्लैडर की कैपेसिटी। ओके। उसके बाद हमने देखा जो मिक्चुरेशन सेंटर के बारे में देखा, जो चिल्ड्रंस में अलग होता है, एडल्ट में अलग होता है। चिल्ड्रंस में देखा जाए तो वो क्या होता है, वो पोन्स होता है, और एडल्ट में जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है। ओके। उसके बाद दोस्तों हमने देखा द लेंथ ऑफ द फीमेल यूरेथ्रा। ओके। जो बहुत शॉर्ट होता है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फीमेल्स में यूटीआई की रिस्क जो होती है वो ज़्यादा होती है रैदर देन द मेल। ओके। जो मेल में अगर पूछा जाए लेंथ ऑफ यूरेथ्रा तो मेल में जो होगा वो 16 to 20 सेंटीमीटर होगा दोस्तों। उसके बाद हमने देखा कि जो यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो कितना होता है पर डे, जो होता है 1500 तो 1800 ml पर डे। ओके। उसके बाद हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन जो है वो किससे मेजर करते हैं, वो यूरिनोमीटर से मेजर करते हैं, वो हमने देखा। ओके। उसके बाद कुछ सम इम्पॉर्टेंट टेस्ट देखे, जैसे कि बाइल सॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए हम हेल्स टेस्ट यूज़ करेंगे, बाइल पिगमेंट के लिए हम स्मिथ टेस्ट यूज़ करेंगे, कीटोन बॉडीज़ के लिए हम रोथेराज टेस्ट यूज़ करेंगे, अगर प्रोटीन एंड अमीनो एसिड अपने को डिटेक्ट करने हो तो हम हॉट एंड कोल्ड टेस्ट यूज़ करेंगे, अगर शुगर यूरिन में डिटेक्ट करनी हो तो हम बेनेडिक्ट टेस्ट यूज़ करेंगे। ओके। इसी के साथ दोस्तों हमने एनाटॉमी एंड फिजियो रेनल सिस्टम के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी रिलेटेड कुछ एमसीक्यू देख लिए हैं। ओके। इसी के साथ दोस्तों सेशन को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नए टॉपिक, रेनल सिस्टम के एक नए टॉपिक के साथ। ओके। नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट हो तो यू कैन पुट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके। थैंक यू।